हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके इंग्लिश का पेपर आएगा, तो 2025 में अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि पूरे इंग्लिश के पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में समझेंगे। यानी कि आपका जो सेक्शन ए बी सी डी सारे सेक्शन को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर कोड आपका दिया रहेगा, इधर आपका रोल नंबर नेम लिखना होगा, इंग्लिश लिखा रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का रहेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते रहते हैं सर मुझे अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, मुझे लेटर और आर्टिकल लिखना नहीं आता, मुझे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आते। तो आज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, ताकि 15 नंबर आपका एकदम क्लियर रहे। और बाकी की सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इंस्ट्रक्शंस कुछ आपको दिए गए हैं, निर्देश कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी डी। मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और तीसरा है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। चौथा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया। देखो भैया, सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए देखेंगे, जो कि रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग का मतलब आपको एक अनसीन पैसेज ऐसे दे दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 3 नंबर के, और 15 नंबर आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक नंबर की वोकेबुलरी भी लास्ट में रहेगी। तो आपको इसमें करना क्या होता है कि आपको ये जो पैसेज दिया गया, इसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, ये आपको खूब ध्यान से पढ़ना है, और इसी पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखना है, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में ही मिल जाएगा। तो देखो अनसीन पैसेज को थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे, हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज पढ़ना और इसके नीचे जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर देना, आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ए में आपका यही होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो, मैन आदमी इज है ये ग्रीगेरियस। एक ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? मिलनसार, एनिमल, प्राणी, लिविंग जो रहता है ये सोसाइटी समाज में। तो मनुष्य समाज में रहने वाला एक मिलनसार प्राणी है। जैसे हम लोग जो हैं बहुत मिलनसार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पिताजी पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, बाकी रिश्तेदार होते हैं, तो हम लोग बहुत मिलनसार होते हैं, ठीक है। हिज नाइबर्स उनके पड़ोसी, आर द पीपल वे लोग हैं, हु जो आर इमीडिएटली जो तुरंत अराउंड हिम उनके चारों ओर रहते हैं। मतलब मनुष्य जो है उसके पड़ोसी हैं वे लोग जो तुरंत उसके आसपास हैं। हमारे पड़ोसी भी हमारे आसपास रहते हैं भैया, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको पड़ोसी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर उनकी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, ठीक है। एंड और द कांस्टेंट निरंतर प्रेशर, दबाव आप सोसाइटी समाज का, ठीक है। दे प्ले वे निभाते हैं क्रूशियल रोल, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका इन आवर लाइफ हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। यानी कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी उनकी निकटता, ठीक है, एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी और समाज के निरंतर दबाव के कारण दे प्ले ये क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? हमारे पड़ोसी, क्योंकि वो हमारे निकट होते हैं, हमारे पास में होते हैं, और निरंतर दबाव के कारण वे, जैसे कुछ हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आएंगे, ठीक है। डियर सिग्निफिकेंस उनकी जो पहचान है, उनका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है। वाज रिकॉग्नाइज्ड उसको पहचाना था, बाय जेसस क्रिस्ट, जेसस क्रिस्ट जिन्हें मोर देन लगभग से भी ज्यादा 200 ईयर 2000 साल एगो पहले से,
ठीक है। यानी कि उनके महत्व को ईसा मसीह ने 2000 साल से भी पहले पहचाना था कि आखिर हमारे पड़ोसी होते कौन है। उन्होंने लिखा था, देखो क्या है, व्हेन जब इन वन ऑफ द 10 कमांडेंट्स, व्हेन इन में वन ऑफ द 10 कमांडेंट्स, यानी कि 10 आज्ञाओं में से उन्होंने एक में ही शायद उन्होंने कहा था, लव दी नाइबर, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो एज, जिस प्रकार दो लव गॉड, जैसे आप ईश्वर से करते हैं। ठीक है, तो उनके महत्व को, पड़ोसी के महत्व को ईसा मसीह जी ने 2000 साल से भी पहले पहचाना था, जब उन्होंने 10 आज्ञाओं में से एक में कहा था, लव दी नाइबर एज दो लव गॉड, यानी कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम भगवान से करते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो खड़े हो जाएंगे। इसको मैं पढ़ रहा हूं, अभी नीचे का जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इट सब्सक्राइब्स, ये समर्थन करता है, टू द व्यू, दृष्टिकोण का, दैट कि गॉड इज प्रेजेंट, ईश्वर उपस्थित है, इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी लोगों में, सभी मनुष्यों में। ठीक है, तो ये इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में मौजूद है। हर मनुष्य में ईश्वर मौजूद होता है, हमारे चारों तरफ ईश्वर है। बाय लविंग आवर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से प्रेम करके, वी शुड नॉट ओनली, हमें ना सिर्फ हैव पीस यानी कि शांति मिलती है, एंड हैप्पीनेस, हमें खुशी भी मिलती है, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, और जो है हम ईश्वर के और भी करीब हो आएंगे। ठीक है, यानी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करके हमें ना केवल शांति और खुशी मिलेगी, बल्कि हम ईश्वर के और भी करीब आएंगे। ठीक है, जस्ट एज लव वी गेट्स आवर, सिमिलरली इफ वी शो लव एंड कंपैशन टू आवर नाइबर, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट। ठीक है, यानी कि जस्ट एज लव, जैसे ही हम प्यार के बदले वी गेट्स लव, हमें प्रेम मिलता है, यानी कि जिस प्रकार प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, इफ वी शो लव, अगर हम लोग प्रेम किसी से करेंगे तो प्रेम हमें मिलेगा। ठीक है, एंड और कंपैशन का मतलब होता है, टू नाइबर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों से। ठीक है, अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम। ठीक है, अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम, दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, यानी कि वे हमें जो है वे प्रत्युत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। देखिए, बाउंड का मतलब बाध्य होना, टू रेसिप्रोकेट का मतलब होता है प्रति उत्तर। ठीक है, यानी कि जस्ट एज लव बी गेट्स हैप्पीनेस बट वुड कम, just as love we gets love, similarly if we show love and compassion to our neighbor, they are bound to reciprocate। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यदि हम अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो वे प्रत्युत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, दिस रिलेशनशिप, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच, ये जो रिश्ता है, कैन ब्रिंग, वो लाता है, लाता है अबाउट इमेंस जॉय। इमेंस जॉय का मतलब क्या होता है? इमेंस जॉय का मतलब होता है अपार खुशी। ठीक है, एंड हैप्पीनेस, और खुशहाली, इन आवर लाइफ्स, यानी कि हमारे जीवन में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, ये रिश्ता हमारे जीवन में अपार खुशी और खुशहाली ला सकता है। ठीक है, समझ में आया यहां से यहां तक का। ठीक है, फॉर दे आर ऑलवेज, जबकि वे हमेशा एट हैंड, वे खड़े रहते हैं, टू हेल्प अस, हमारी सहायता करने के लिए, इन आवर ऑफ नीड, हमारी आवश्यकता में। और जो हमारे पड़ोसी होते हैं वे हमारी हर जरूरत में मदद करने के लिए हमारे साथ तैयार रहते हैं, हमेशा वो तैयार रहते हैं। ठीक है, इन टूडेज हाईली मोबाइल, यानी कि आज जो है आज की अत्यधिक गतिशील एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी और प्रतिस्पर्धी समाज में, आवर फ्रेंड, हमारे मित्र और रिलेटिव रिश्तेदार, आर रेयरली अवेलेबल, वो कभी कभी उपस्थित होते हैं, नियर आवर प्लेसेस, हमारे स्थानों पर, ऑफ रेजिडेंस, या हमारे निवास स्थान पर। ठीक है, और अराउंड अस, या हमारे चारों ओर। यानी कि आज के इस गतिशील और प्रतिस्पर्धी समाज में हमारे मित्र या रिश्तेदार हमारे निवास स्थान या हमारे आसपास बहुत कम उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जितना जल्दी पड़ोसी आ जाएंगे उतने जल्दी रिश्तेदार नहीं आएंगे। ठीक है, व्हेन वी नीड देम, जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, यानी कि जब हमें हमारे मित्र और हमारे रिश्तेदारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो वो बहुत कम उपस्थित रहते हैं। कौन रहता है हमारे साथ? पड़ोसी रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम, यानी कि इस कठिन समय में। ठीक है, दैट
जब द हेल्प हमें आवश्यकता हमें सहायता होती है एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नाइबर। तो क्या होता है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे निकटतम होते हैं, कम शायद ये बोन टू अस, वे हमारे पास एक वरदान के रूप में आते हैं। ठीक है, तो इस कठिन समय में हमारे निकटतम पड़ोसी की मदद और मदद हमारे लिए वरदान बनकर आती है। इट इज देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है दैट की वी हैव गुड एंड फ्रेंडली, ठीक है, यानी कि हम अच्छे एंड फ्रेंडली रिलेशन और मैत्रीपूर्ण संबंध विथ आवर नाइबर, हमारे पड़ोसी के साथ रखें। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हों। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैया अनसीन पैसेज। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर देते हैं, देखो ध्यान से समझना। व्हाई इज मैन कॉल्ड ये ग्रीगेरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य जो है वो मिलनसार जानवर उसको क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखो कहाँ से मिलेगा भैया इसका आंसर, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहां से लेकर भैया यहां तक आप लोग लिख दीजिए कि मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। जो मनुष्य होते हैं वे समाज में रहने वाला एक मिलनसार प्राणी है। हिज नाइबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, उसके पड़ोसी वो हैं जो हमेशा उनके पास उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया, 3 नंबर कंप्लीट। पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा बी, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर प्ले इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, यहां से देखो, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि उनकी निकटता और समाज के निरंतर दबाव के कारण वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस यही सब आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। 3-3 नंबर कंप्लीट कर लो। फिर 3 नंबर कंप्लीट। सी देखो, हाउ इज लविंग आवर नाइबर इक्वल टू लविंग गॉड, यानी कि पूछा जा रहा है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करना भगवान से प्यार करने के बराबर कैसे है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो, बाई लविंग आवर नाइबर वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, यानी कि अपने पड़ोसियों से प्यार करके हमें ना सिर्फ शांति मिलेगी एंड हैप्पीनेस, बल्कि हमें खुशी भी मिलेगी, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, और हम भगवान के अत्यधिक निकट भी रहेंगे। ठीक है, समझ में आया, ऐसा नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, 9 नंबर कंप्लीट। डी, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना क्यों अच्छा है। तो इसका भी आंसर आपको यही मिल जाएगा भैया। ये देखो, इट इज देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर, यानी कि इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार और मैत्रीपूर्ण संबंध हो। ठीक है, आप यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अच्छा रहेगा यहां से यहां तक। ठीक है, अब ई वाला देखो, 12 नंबर हमारा कंप्लीट। ई देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस क्लोजनेस, इस पैसेज में किसका मतलब क्लोजनेस है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी होता है निकटता, और क्लोजनेस का मतलब भी होता है निकटता, जैसे कोई किसी के क्लोज हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारा ये क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, आगे देखो बी, डी वाला, ई वाला दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन, इस पैसेज में ऑफन का अपोजिट क्या होगा। ऑफन का अपोजिट होता है सेल्डम। क्या होता है, सेल्डम। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी ऑफन का मतलब क्या होता है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, अक्सर। तीसरा देखो, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज, जो एट हैंड मीन्स फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आप लिख लेना इंग्लिश में, क्लोज एंड इजी टू रीच, टू रीच। एट हैंड का मतलब होता है वो हमारे हमेशा मतलब साथ रहते हैं, तो आसानी से पहुंचना। क्लोज एंड इजी टू रीच, आसानी से पहुंचना। ठीक है, एट हैंड। समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग आंसर लिखोगे भैया, आपको 15 में 15 एग्जामिनर देगा। देखो इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है, सर मुझे अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है। तो आज से मत कहना, अभी मैं और भी अनसीन पैसेज आपको सॉल्व कराऊंगा। सेक्शन बी पे हम लोग आते हैं मेरे दोस्त। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको आर्टिकल और लेटर दोनों दिए जाते हैं। देखो दूसरा,
राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, लगभग 100 से 150 वर्ड में 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। यानी कि राइटिंग सेक्शन टोटल 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। ठीक है, तो देखो आपको 3 टॉपिक दिए गए, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखो, 100 से 150 वर्ड में आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे आर्टिकल लिखते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखो ए है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि भारत प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि। बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली, समय की आवश्यकता। सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी योजनाएं। तीनों में से आप किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या तो आप हेडिंग वाइज लिखें, बेटर रहेगा 3-4 हेडिंग में लिख दें, या आप पैसेज वाइज लिखें, छोटे छोटे पैसेजेस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल लिख दें, गलत है। ठीक है, छोटे छोटे पैसेज में आप लिख सकते हैं। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा भैया, तो इसका मैं सॉल्यूशन इसमें नहीं देने वाला। अभी मैं सेक्शन सी ग्रामर का भी पूरा सॉल्यूशन दूंगा, तो बने रहो। तीसरा देखो लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूजेज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये नेशनल डेली दैनिक समाचार पत्र के। ठीक है, टू शो योर कंसर्न, अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए, ऑन पर ग्रोइंग यूज, बढ़ते हुए उपयोग, आप डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों के बढ़ते उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है। देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को। ठीक है, आप योर स्कूल, अपने स्कूल के, टू कंप्लेन, यानी कि शिकायत करते हुए, अगेंस्ट, खिलाफ, द शॉर्टेज, यानी कि कमी ऑफ द लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन का इन द लाइब्रेरी में। ठीक है, यानी कि पुस्तकालय में नवीनतम खेल पत्रिकाओं की कमी के विरुद्ध शिकायत करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये आप दोनों में से किसी एक टॉपिक पर लेटर लिख सकते हो। लेटर कैसे लिखना है, 12th इंग्लिश में कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यूट्यूब पे सर्च कर लेना भैया, बार बार एक ही क्लास लेने से क्या फायदा। आप लोग सर्च करना है क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर। कोई भी टॉपिक सर्च करना, आपको शुभम लेक्चरर पीछे लगा देना, आपको टॉपिक मिल जाएगा। सेक्शन सी ग्रामर को हम ध्यान से समझते हैं भैया, ये टोटल 25 नंबर का आता है। इसको हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, नो टेंशन जब तक हैं हम। ठीक है, देखो यहां पे हम ग्रामर सेक्शन को अच्छे से समझेंगे भाई। देखो 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे ए है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है। अगर किसी देश में सरकार नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा। फर्स्ट है मोनार्ची, सेकंड है एनार्ची, थर्ड है पैट्रियार्ची, फोर्थ है मैट्रियार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजाशाही, एनार्ची का मतलब होता है अराजकता, पैट्रियार्ची का मतलब होता है पितृसत्ता, और मैट्रियार्ची का मतलब होता है मातृसत्ता। तो भैया एनार्ची कहा जाएगा उसको, अराजकता, जहां राजा कोई किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति होगी तो उसको हम एनार्ची बोलेंगे। बी देखो, ये आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बी देखो ये ए वाला, बी वाला देखो ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होगा, आपको मीनिंग बताना है। फर्स्ट है टू हैव एन इची फीलिंग, यानी कि खुजली महसूस होना। दूसरा है टू मेजर समथिंग, किसी चीज को मापना। थर्ड है टू मूव स्लोली या इन ए डायरेक्शन, किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। और फोर्थ है टू मूव अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ना। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। इंचिंग टूवर्ड्स जो फ्रेज है इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। सी देखो, द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज, मीगर का सिनोनिम्स क्या होगा। फर्स्ट है स्केयर, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है एकेंटी, फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा थर्ड वाला एकेंटी। ठीक है, देखो स्कैंटी शायद यहां पर रहेगा, सॉरी स्कैंटी कर दीजिएगा, एस कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपसे कहा गया कि मीगर का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे। जैसे स्केयर, स्केयर का मतलब होता है दुर्लभ। मीगर का मतलब होता है अल्प, क्या होता है, अल्प। ठीक है, तो
इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब अल्प होता है? तो शायद इसमें थर्ड वाला जो स्कैंटी है, स्कैंटी रहेगा, SCANTY, इसका मतलब अल्प होता है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बता देना अगर कहीं प्रॉब्लम होगा। डी देखो, डी है वन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वर्ड में किस सेंटेंस में गलती है? फर्स्ट है शुड, सेकंड है डू, थर्ड है दियर और फोर्थ है ड्यूटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर जी इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे दियर के जगह पर होना चाहिए हिज, ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, मतलब यहाँ पे गलती किसमें है? हिज में गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखो वन के साथ हमेशा वंस लिखते हैं अपने की अंग्रेजी, तो यहाँ पे वंस रहेगा ONE/S। ठीक है, तो वंस ड्यूटी, तो यहाँ पे हिज में गलती है, हिज वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ई देखो, द एंटोनिम ऑफ बैरन इज, बैरन का एंटोनिम क्या होगा? बैरन का मतलब होता है बंजर, कोई जमीन बंजर पड़ी हुई हो भैया, उस पर फसल ना हो रहे हो। तो फर्स्ट है फर्टाइल मतलब उपजाऊ, सेकंड है इनफर्टाइल बांझ, ठीक है, थर्ड है फर्टाइल यानी कि व्यर्थ, और फोर्थ है फ्रेगाइल नाजुक। तो इसका फर्टाइल होगा बंजर, बैरन का मतलब बंजर, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। देखो एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो कोई जमीन बैरन है, बंजर है, और फर्टाइल उसका एंटोनिम होगा। ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको मिलेगा, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड सिंटैक्स रहेंगे। अब आते हैं भैया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर। देखो इसको मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। 5वें का ए है, देखो 5वें का ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया। जैसे फर्स्ट है आई सैड, मैंने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो, मैंने किससे कहा? मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे हिम भले ही नहीं लगा है, लेकिन हमें दिमाग थोड़ा सा अपना दौड़ाना है। और ये कौन सा टेंस है? देखो सेंटेंस कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, अब आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो किससे कहा? मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो मैंने सलाह दिया है भैया, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एडवाइस दे रहा हूं। तो यहाँ पे एडवाइज्ड लिखेंगे, जो हम कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर रिक्वेस्ट करता मैं तो रिक्वेस्टेड लिख देता, ऑर्डर देता तो मैं ऑर्डर्ड लिखता। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड हिम, देखो हिम छिपा है। ठीक है, अब डोंट है भैया, तो वैसे हम इंपरेटिव में टू लगाते हैं, लेकिन डोंट है तो पहले नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर बेस्ट लिखेंगे। ठीक है, वेस्ट। अब देखिए योर है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। अब देखो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ही नहीं था, तो ऑब्जेक्ट मैंने हिम लिख दिया है। ठीक है, तो योर के जगह पर हिम के अकॉर्डिंग हिज लिखेंगे, हिज टाइम। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, बस ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिम लिखा था, ताकि योर जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे बदलोगे? दूसरा एक ही करना है, मैं दोनों बता रहा हूं। माई टीचर सेड टू हिम, मेरे अध्यापक ने उनसे कहा। यू कैन सेंड, आप भेज सकते हैं योर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन टू, ऑनलाइन भी। तो मेरे शिक्षक ने उनसे कहा आप अपना आवेदन ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। तो ये कौन सा टेंस है भैया? कैन कुड वाला है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो माई टीचर, माई टीचर। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे, माई टीचर टोल्ड हिम, बीच में डैट लगाएंगे, डैट। यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही। ठीक है, कैन बदलेगा कुड में, सबको पता है कैन हमेशा कुड में बदलता है। ही कुड सेंड, ठीक है, सेंड। अब देखो सेंड कर देना यहाँ पे, ठीक है, सेंड, ठीक है, SEND। तो ही कुड सेंड। ठीक है, अब योर है सेकंड पर्सन को प्रोनाउन, बदलेगा हिम से। तो देखो भैया यू के लिए योर लगा था, अब हिम से मैं बदलूंगा तो ही के लिए हिज लगेगा, सेंड हिज एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन टू। ठीक है, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन
टू, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब बी वाला देखते हैं, इनको प्यार से हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाला है आई कैन गिव यू ये ड्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे मुझे गिफ्ट में दिया था। दो सेंटेंस है यहाँ पे, दोनों सेंटेंस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस इसका मीनिंग ना बदले। मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, मेरी माता जी ने उसे मुझे गिफ्ट में दिया था। इन दोनों को एक सेंटेंस बनाओ, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे आई कैन गिव यू ए ड्रेस। ठीक है, बीच में व्हिच लगा दो भैया, व्हिच पे जोड़ दो, व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी। यानी कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी, जिसको मेरी माता जी ने उपहार में दिया था, गिफ्ट में दिया था। तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं जिसको मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ऊपर भी वही था, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, मेरी माता जी ने इसे मुझे गिफ्ट में दिया था। नीचे भी वही है, बस मैंने कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है व्हिच का यूज करके। ठीक, बस हो गया ये। दूसरा देखो मेरे दोस्त, दूसरा डू इट लीव इट, यानी कि इसे करो इसे छोड़ो। मतलब कहा जा रहा है ये करो ये छोड़ो, या इसे करो इसे छोड़ो। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कैसे करोगे, देखो दूसरा लिखेंगे तो लिखेंगे डू इट और लीव इट, बीच में और लगा देंगे भैया, हमारा ये कंपाउंड में हो गया। इसे करो या इसे छोड़ो, और लगा दिया, काम हो गया। ठीक है, तो यही होता है भैया हमारा सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा सिंथेसिस हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज में है भैया। तो इसको मैं हटाता हूं और इनको भाई साहब को लाता हूं। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से समझना। सी वाला, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे दोस्त। देखो जैसे सी वाला हमारा है, इसका फर्स्ट क्या है, देखो ध्यान से समझना। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म आपको करना है, मीनिंग इसमें भी ना बदले, 2 नंबर आपको मिलेगा। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, इसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करोगे। देखो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, कौन कर सकता है, मैं, ये सब्जेक्ट है, किसे कर सकता हूं, इसे, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे इट लिखेंगे। ठीक है, इट कैन। अब देखो कैन वाले को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बी लगता है, इट कैन बी। टू का लेंगे थर्ड फॉर्म डन, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, आई के जगह पर लिख देंगे मी। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय मी, ये हो गया भैया इनडायरेक्ट, सॉरी ये हो गया पैसिव वॉइस। दूसरा, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस रोग का सबसे कारगर इलाज है। ये आपका भैया सुपरलेटिव डिग्री, देखो द मोस्ट है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कैसे बदलोगे, बदलते हैं, देखो ऐसे लिख दो, दिस इज मोस्ट के जगह पर मोर कर दो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगता है, तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ठीक है, यानी कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस रोग के लिए किसी और इलाज की तुलना में सबसे अच्छा इलाज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भैया कॉम्परेटिव डिग्री, मोर लगा दिया मैंने, बस हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब डी वाला देखते हैं मेरे दोस्त। डी वाला हमारा है सिंटैक्स, मतलब इसमें कहीं गलती होगी उसको सही करके आपको लिखना होगा। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब ही होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखो फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, तो यू आर ये सीनियर जूनियर क्या लगा रखा है, सीनियर के साथ भैया होता है टू, सीनियर के साथ टू लगाते हैं, देन नहीं लगाएंगे, देन हटा देंगे, तो यू आर सीनियर टू मी। ठीक है,
आप मुझसे वरिष्ठ हैं, बस हो गया। दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। तो इसमें गलती है, देखो कैटल्स नहीं लिखते हैं, द कैटल लिखते हैं, कैटल द लगा देंगे, कैटल लिख देंगे, तो द कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं, बस ये हो गया, ठीक है। नो टेंशन मेरे दोस्त। अब देखो ई वाला क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको इनको सेंटेंसेस में यूज करना है, दिखने में भाई भाई लग रहे हैं, जैसे फर्स्ट है रिफ्यूज, रिफ्यूज, सेकंड है सेल, सेल, तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करना है ताकि ये पता चल सके कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, आई वॉन्ट टू सेल माई वॉच, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ। दूसरा है सेल, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ लॉट ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस सेल का मतलब बेचना, इसका मतलब होता है कोशिका, ठीक है। तो ऐसे आपको मीनिंग करना है। 6 नंबर इसमें होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का। आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसका मैं स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये 5 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रांसलेशन, आपका टेंस अच्छा है तो आप इसको बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेक्शन डी हम आते हैं लिटरेचर पे भैया। 40 नंबर का पूरे ये सेक्शन होता है, सबसे बढ़िया सेक्शन। इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा, 15 नंबर आपको मिलेगा। फिर पोएट्री में आपको 1 स्टेंजा 1 सेंट्रल आइडिया 10 नंबर। फिर सप्लीमेंट्री में आपको 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग 15 नंबर। देखो 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है प्रोज का, 8 नंबर का। ए है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के निवासी कौन है। व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, वे अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो कीजिए, नहीं तो और लगा है, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, ठीक है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। What did he do to bring गांधी जी to चंपारण, यानी कि गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो दो इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन, तो दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन को करेंगे, 4 नंबर आपका कंप्लीट। बी देखो, Why did Mr. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French, ठीक है। यानी कि हेमल ने, मिस्टर हेमल ने भुगतान ना करने के लिए स्वयं को, माता पिता को और स्वयं को दोषी क्यों ठहराया, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि मिस्टर एम हेमल ने फ्रेंच की पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान न देने के लिए बच्चों के माता पिता और स्वयं को दोषी क्यों ठहराया, ठीक। पता है तो कीजिए, नहीं तो और लगा है। व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा। देखो ये द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो 4 रहेंगे, लेकिन ए में आपको 2 में से 1 करना है, 4 नंबर, बी में भी आपको 2 में से 1, 4 नंबर, 8 नंबर का आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे ही प्रोज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे 2, करना एक ही है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको लगभग 80 शब्दों में इसका आंसर देना, 7 नंबर का रहेगा। जैसे ए, ऑल वी हैव टू फियर इट इज फियर इटसेल्फ, यानी कि हमें केवल डर से ही डरना है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट लेसन, बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, यानी कि इस कथन का औचित्य डीप वाटर चैप्टर के आधार पर आप लोग सिद्ध कीजिए इस कथन को, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ डर से ही डरना है, ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, पता है तो कीजिए, नहीं तो बी कीजिए। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग, यानी कि द लास्ट स्प्रिंग पाठ में दर्शाए अनुसार कचरा बीनने वालों की दुर्दशा का वर्णन करो, ठीक है। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको लास्ट स्प्रिंग में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दशा का वर्णन करना है। ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रोज से आपके 15 नंबर हो गए, 8 नंबर शॉर्ट के, 7 नंबर लॉन्ग के, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। पोएट्री पे आते हैं 9 नंबर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर का रहेगा। मतलब आपको स्टेंजा दिया जाएगा, जैसे एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सैड वाज सी सूनमा
ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये माई मदर एट 66 का स्टेंजा है चैप्टर का। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ए व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोएटेस, मतलब 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, आपको 6 नंबर फ्री में मिलेगा भाई, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा स्टेंजा, आप लोग सपोर्ट करते रहो, सब कुछ बताऊंगा। 10 नंबर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तीनों पोएम्स में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 7 नंबर का ये रहेगा। कीपिंग क्वाइट ए थिंक ऑफ ब्यूटी ऑन्ट जेनिफर टाइगर, ये चैप्टर है कि नहीं है ये मुझे क्लियर नहीं है, तो आप लोग इसके जगह पर माई मदर एट 66 को याद कर लेना। यही 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका सेंट्रल आइडिया आता है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। 11 नंबर देखो भैया, अब हमारा पोएट्री भी हो गया, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर का पोएट्री। अब सप्लीमेंट्री में भी वही प्रोसेस, प्रोज वाला, मतलब 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। जैसे ए है व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल बियर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर्स लेवल, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि द थर्ड लेवल पर कौन सी चीजें अलग जो लेवल है उनसे अलग थी। और लगा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका की पर्यावरणीय विशेषताओं का वर्णन की, जो 4 नंबर आपको मिलेगा। बी देखो व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर, यानी कि महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी को शिकार के साथ फोटो खिंचवाने की अनुमति देने के बजाय भारी नुकसान उठाने का फैसला क्यों किया। और लगा है व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी, यानी कि जैक द्वारा रोजर स्कंक की कहानी खत्म करने पर जो खुश क्यों नहीं था, ठीक है। आगे देखो इसी में एक लॉन्ग रहेगा। आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का। ए है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, क्या चीज डेरी को मिस्टर लैम्ब से के करीब लाती है। बी व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाओ ए डॉक्टर ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, यानी कि एक डॉक्टर और एक इंसान के रूप में सदाओं की आप किस धारणा को द एनिमी कहानी का आधार बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में तो कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को बताया। देखो भैया इसका क्लास मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पेपर्स मैंने बता दिया है, कुछ क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन भी बता दिए हैं, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। आगे भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा, नो डोंट वरी। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।